तुम लोग पूछ सकते हो आज, ठीक है? यस सर है। तो पूछो बेटा, क्या प्रॉब्लम है इसमें, किस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर बोल देना, क्वेश्चन नंबर केवल, ठीक है? ओके सर। और क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। ओके, द सिस्टम दैट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इज, ये क्वेश्चन बेटा? यस सर। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है, ठीक है? तो अगर कहीं पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम पूछे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम मतलब कि 10 मोल्स बोल पूछ रहा है, निकालने। ठीक है? 10। यस सर। हाँ, तो मोल्स निकालोगे। यस सर। तो मोल्स निकालोगे, जितना जिसका ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स आएगा उसका नंबर ऑफ एटम भी वहां ज्यादा होगा, है ना? नंबर ऑफ यस मोल्स सर। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स। यस सर। तो वहां से तुम्हें आंसर इसका मिल जाएगा, ठीक है? तो तुमने निकाला बेटा? यस सर, पहले में आ रहा है 0.25 हम्म सर, दूसरे में आ और रहा है दूसरे में? 0.25 दूसरे में भी। पहले में नहीं, पहले में जीरो। अमोनिया का मोलर मास कितना होता है? 17 होता है। तो 4.25 डिवाइड बाई 17 तो सर अमोनिया का 0. बेटा, है ना? यस सर, तो 0.25 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का 8 ग्राम, और ऑक्सीजन का मोलर मास तुमने कितना रखा है बेटा? ऑक्सीजन का 32 होगा, 16 यस। नहीं। यस सर, 32, तो 1/4 0.25 ये भी। हाँ, और सर फिर तो सी में 10 क्या? 2/2 1। हम्म और हम्म सर डी में 4/4 1। हाँ, तो तो सर सी ए में और सबसे डी ज्यादा आ होना रहा है ना चाहिए। बेटा? सर सी आंसर है इसका। सर सी और डी दोनों में ज्यादा आ रहा है। सी और सर डी लिखो, दोनों ज्यादा आ रहा है। सर सी यस सर, आंसर है सर। सर दोनों में 1 मोल आ रहा है मेरा। हाइड्रोजन कितना लिखा मोलर में? हाइड्रोजन का 2 होगा ना, तो 1 हो गया। हीलियम का भी 2, तो यस डिवाइड सर। बाई हो जाएगा, ठीक है? 1 मोल्स हो जाएगा, 1 मोल्स इसमें हो गया। लेकिन जो अमोनिया बेटा, अमोनिया में देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है, तो एटम में देखो 4 से मल्टीप्लाई किया तुमने। यस सर, तो 1 वन मोल होगा। अमोनिया में, है ना? यस तो सर। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो किया है बेटा 4 से मल्टीप्लाई या नहीं किया है? नो सर। हाँ तो सर 1 एन ए होगा, NH3 का। हाँ, तो 1 से सर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आएगा। नहीं सर, तब भी नहीं आएगा, तब सी आंसर होगा सर। तो सी और डी दोनों पता तो नहीं नहीं क्या। सर, सी और डी 1 मोल आ रहा है ना? नहीं सर, सी में यस 2 एन ए सर। होगा, सी में 2 एन ए होगा और डी में 1 एन ए होगा, तो सी आंसर है। हाँ, अच्छा। कौन सा सी होना चाहिए? ठीक है, एक घंटे मैं चेक कर लेता हूँ थोड़ा कैलकुलेट करके इसको। तो 4.25 डिवाइड बाई 17 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 1 आ रहा है। तो इसका मतलब आंसर सी पार्ट होना चाहिए। ठीक, यस सर। आंसर यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। हाँ, तो 19 का आंसर में कुछ गड़बड़ है, तो 19 का आंसर मैं देख लेता हूँ यहाँ पर। तो 19 का आंसर सी पार्ट होना चाहिए, ठीक है? ठीक है, इसको देख लेना, चेक कर लेना, सी पार्ट इसका आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। और कोई तो नहीं मेरा। और वैल्यू कोई ऑफ क्वेश्चन नहीं है? वन यूज सर कितना है सर? सर वन पहले का यूनिफाइड मास, when you when the value of one unit, one unified mass. क्वेश्चन नंबर बोलो बेटा। So first, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, first ओके, द वैल्यू ऑफ वन यूनिफाइड मास इज, तो 1 सर डिवाइड बी बाय आ एन रहा होगा, है। तो 1 डिवाइड बाय एन होगा 1, है ना? 1.16 10 पावर माइनस 24 ग्राम। तो ये ग्राम में पूछा गया है 1 यू का वैल्यू, ठीक है? तो यहाँ पे हो जाएगा बी पार्ट। okay sir. और सर इसका सेकंड के अंदर एक बार आप बताइए तो सर, सेकंड क्वेश्चन। जो सेकंड क्वेश्चन है, हाँ, तो वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। ये बेटा कुछ प्रॉब्लम है क्लास में थोड़ा सा। हाँ, तो अब यहाँ पूछ रहा है वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द
ठीक है, ओके। तो carbon 12 isotope is the most abundant isotope of carbon and has been chosen as a standard. तो यहाँ पर देखो आंसर क्या दिया है, both A and R assertion and reason are true, but R is not the correct explanation of A. ठीक है, तो अब यहाँ पर जब correct पूछा गया है, explanation. हाँ, तो यहाँ पर ये दोनों सही पड़ा। कार्बन टॉप जो है, कार्बन 12 जो मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप कार्बन होता है बेटा, वो कार्बन 12 होता है, ठीक है। और यहाँ पर वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12 द मास ऑफ द कार्बन 12, ठीक है, दोनों ही करेक्ट है। अब यहाँ पर कार्बन को क्यों चूज किया बेटा, क्योंकि जो कार्बन है, कार्बन मैक्सिमम एलिमेंट से बॉन्ड बना लेता है, ठीक है, मैक्सिमम कंपाउंड है ना, जो एटम है, इससे बॉन्ड बनाता है, इसलिए कार्बन को चूज किया गया था। ऐसा ये रीजन नहीं है कि यहाँ पर कार्बन 12 मोस्ट अबंडेंट होता है, ये रीजन नहीं है, ठीक है। यस, ओके, और कोई क्वेश्चन बेटा? सर डीपीपी 3 में है। ओके, डीपीपी 3 हाँ, क्वेश्चन पूछो बेटा। अच्छा, डीपीपी 2 और किसी का कोई डाउट है बेटा? और किसी का डीपीपी 2 में और किसी कोई डाउट है, पूछ सकते हो। हाँ, आदित्य बोलो। नो सर नहीं है, डीपीपी 3 में है। और किसी का बेटा? यस ओके, तो कम टू द डीपीपी नंबर 3, पूछो। सर 12th। क्वेश्चन नंबर 12, the number of atom in 0.1 mole of triatomic gas। ओके, तो ट्राइएटॉमिक गैस क्या होता है बेटा? कि ट्राइएटॉमिक गैस किसी को मालूम बेटा ट्राइएटॉमिक गैस क्या होता है ना? ओजोन। तो यहाँ 3 मॉलिक्यूल 3 एटम्स जिसमें हो सर। 3 आइटम ओजोन। ट्राइएटॉमिक गैस मतलब ऐसे हो गया, ओजोन हो गया ना। तो ओजोन में 3 एटम है, तो ट्राइएटॉमिक गैस मतलब ओजोन हो गया। और कार्बन डाइऑक्साइड ट्राइएटॉमिक गैस हो गया, है ना। यस सर ढेर सारे ऐसे गैस होंगे जो ट्राइएटॉमिक होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम इन 0.1 मोल ऑफ ट्राइएटॉमिक गैस, तो नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है इन 0.1 मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू n डिवाइड बाय अवोगाद्रोस नंबर। तो यहाँ पर n निकालना है, तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय अवोगाद्रोस नंबर n, ठीक है। तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाइड बाय अवोगाद्रोस नंबर है कितना बेटा? 6.02 दिया गया है इंटू 10 पावर 23, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो नंबर ऑफ एटम n इज इक्वल टू, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम है वो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 6.02। तो ये नहीं यार, ये पार्ट आना चाहिए, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है ना सर। इसको 3 से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी पार्ट हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है, तो एक एटम में 3 एटम है ना, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो 3 से मल्टीप्लाई तो कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब 3 से मल्टीप्लाई करो तो सही आंसर आता है 0.1, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 6.02, तो आंसर आ जाएगा। और कोई डाउट? ओके सर। सर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, the ratio of mass of a titanium to the mass of carbon atom is 4:1, then molar mass of titanium is, ठीक है। तो टाइटेनियम का मास पूछ रहा है, टाइटेनियम और कार्बन का जो मास रेशियो है वो 4:1 है। मतलब कि अगर टाइटेनियम की बात कर लीजिए, टाइटेनियम डिवाइड बाई कार्बन, है ना, कार्बन एटम बात कर रहा है, तो रेशियो ऑफ मास ऑफ कार्बन, ठीक है, टाइटेनियम डिवाइड बाई कार्बन, तो ये कितना दिया गया बेटा? तो यहाँ पर जो दिया गया है वैल्यू, तो ये दिया गया है 4:1, ठीक है। तो अगर कार्बन का मास यहाँ रख दिया तो टाइटेनियम डिवाइड बाई कार्बन, कार्बन का 12 होता है, तो 12 में रख दे रहा हूँ, एटॉमिक मास इज इक्वल टू 4:1, ठीक है। तो अब यहाँ टाइटेनियम का मास तुम्हें निकालना है, तो आ जाएगा बेटा यहाँ से टाइटेनियम इज इक्वल टू, यस सर 48। यस सर 48। 12 मल्टीप्लाइड 48 आंसर मैच कर रहा है ना। और कोई डाउट किसी को? सर यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर? यूरिया होता है बेटा फॉर्मूला
NH2, हाँ नोट कर लो, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। NH2 2, ये होता है यूरिया। ओके सर। सर 6 क्वेश्चन एक बार बता दीजिए तो। क्वेश्चन नंबर 6, ओके। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट आर यूजुअली फ्रैक्शन बिकॉज, तो तुम्हें मालूम है कि जो एटम होता है वो सिंगल एटम नहीं होता, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम हो सकते हैं वहां पर, क्योंकि जो एक एटम होता है या एक एलिमेंट होता है उसके एक से ज्यादा, है ना, एक से ज्यादा उसके आइसोटोप्स होते हैं। तो एटॉमिक मास क्या होता है बेटा? एवरेज ऑफ, है ना, जो एटॉमिक मास Yes, होता sir. है, एटॉमिक मास, है ना, एटॉमिक Yes, मास sir. इज इक्वल टू, हाँ तो क्या होगा, जो फार्मूला लिखवाया था मैंने लास्ट क्लास में, उसका Yes, यूज sir. करोगे, एवरेज करोगे। जब एवरेज करते किसी Yes. नंबर से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो Yes. अगर वो होल मल्टीपल नंबर नहीं आता है तो फ्रैक्शन आ जाएगा, इसलिए फ्रैक्शन हो जाता है। मैक्सिमम जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर फ्रैक्शन में आता है, ठीक है। और कोई डाउट? सर मगर सर इसका जो चौथा ऑप्शन है वो भी तो सही हो सकता है, क्योंकि किसी का मास एक्यूरेट नहीं हो सकता। किसी का मास, यस सर। एक्यूरेट भी तो नहीं हो सकता ना सर किसी का मास, तो ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। फोर्थ, एटॉमिक मास कैन नॉट बी वेट एक्यूरेटली, क्यों नहीं बेटा? यस सर, ये भी सही हो सकता है। वेट तो कर सकता है, हाँ हाँ। ओके सर। सर एक बार 10 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 1 किलोग्राम, ठीक है। तो 1 किलोग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो पूछ रहा है, सॉरी। तो यहाँ पर जिसको सॉल्व करना होगा तुम्हें, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वे 1 किलोग्राम। तो जो इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा मालूम तुम लोगों को? 1 इलेक्ट्रॉन का मास, यस सर। यस सर। एक मास इज इक्वल टू 9 into 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। Yes, kilogram. 31 किलोग्राम ये होता है, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है। तो अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास पूछा जाए, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा? तो इलेक्ट्रॉनिक, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे सर। हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक जो मास होगा उसको N से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। Yes. तो जो Me है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसको तुम मल्टीप्लाई कर दो अवोगाद्रो नंबर से, ठीक है। अगर अवोगाद्रो नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा, ओके, तो Me मल्टीप्लाइड बाई अवोगाद्रोस नंबर, तो जाएगा मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो Yes. 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो मास हो जाएगा, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 मल्टीप्लाइड बाई, मैं अवोगाद्रो नंबर को अवोगाद्रो नंबर Na ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वे 1 किलोग्राम, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला देखो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास में मालूम चल गया, ठीक है। Yes. तो अब यहाँ पर पूछ रहा है हाउ मेनी मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, ठीक है। गिवन मास जो W है, W दिया गया 1 किलोग्राम, ठीक है, डिवाइड बाई 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास भी किलोग्राम में तुम्हें मालूम है, तो नंबर ऑफ Yes. मोल्स इक्वल टू W बाई M, ये जो फॉर्मूला मैंने बताया था उसका यूज करोगे, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू W बाई M, उसको यूज करो। तो गिवन मास 1 किलोग्राम डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ, और 1 मोल मास ऑफ ना इलेक्ट्रॉन, तो ये जो मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ रख दोगे 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 इंटू Na, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा कि 1 किलोग्राम में कितनी नंबर ऑफ मोल्स होंगे, यहाँ से तुम्हें आंसर मिल जाएगा। और कोई डाउट किसी को? सर 12 एक बार थोड़ा रिपीट कर दीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 12, ये रहा। हाँ बेटा, 12 में पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम इन 0.1 मोल ऑफ ट्राइएटॉमिक गैस। यहाँ बताया था मैंने, यहाँ पे इसका आंसर कुछ, ये दूसरा क्वेश्चन है ये, नहीं सर वही जो आपने अभी बताया था ये। ठीक है। तो इसको कर लेते हैं बेटा। तो यहाँ पर मास ऑफ, नंबर ऑफ एटम इन 0.1 मोल ऑफ ट्राइएटॉमिक गैस, तो नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है N, है ना।
तो ट्राइएटॉमिक गैस में नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दोगे, ये आंसर होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर दिया गया 0.1 मोल, एवोगाड्रोस नंबर 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम यहाँ मिल जाएगा, यस सर, आ रहा है बेटा यहाँ पर यस सर, हाँ, तो 1.8 समथिंग इंटू 10 पावर 23 आ जाएगा, ठीक है। यस सर। ये 10 पावर 23 यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। और कोई डाउट? यस सर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। मुझे बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या डाउट है? ओके, तो तुम लोगों ने ट्राई किया था इसको? यस सर, किया था। नहीं हुआ ना? यस सर, इसको आज ग्लूकोज बन गया था। इसको आज बताऊंगा मैं तुम लोगों को। सर, हो गया सर, कर लिया मैंने। 7 कर लिया। यस सर, हो गया। थर्ड ऑप्शन सर। C6H12O6। यस सर। तो और कोई क्वेश्चन बेटा इसके अलावा? क्वेश्चन नंबर 7 तो बता दो। हेलो, ऊपर ही। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा आज मैं बताऊंगा, ठीक है। अब एक्चुअली ये पढ़ाया नहीं है तो आउट ऑफ सिलेबस, मतलब आउट ऑफ टॉपिक आ गया हम लोगों का क्वेश्चन। आज इसको मैं क्लियर बताऊंगा, ठीक है। सर इसको ऑप्शन देख के भी कर सकते हैं हम। सर पढ़ाया था आपने? पढ़ाया भी था सर आपने। पढ़ाया था सर। यस सर, पढ़ाया भी था। एक में बेटा कुछ प्रॉब्लम हुआ है, लोड नहीं ले रहा है लैपटॉप मेरा। क्वेश्चन नंबर 7 है ना? यस सर। हम तो क्वेश्चन नंबर 7। आवाज सुनाई दे रहा था तुम लोग को मेरा? यस सर। यस सर। हेलो, यस सर, सर, आ सुनाई रही दे है। रहा the empirical formula of a molecular mass of compound are CH2 and 180 gram respectively. What will be the molecular formula of the compound? तो molecular formula पूछ रहा है, empirical formula यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो molecular formula और empirical formula जो रिलेशन है बताया गया, तुम्हें मालूम है। तो n multiplied by empirical formula, ठीक है, is equal to molecular formula। इसका यूज करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ हाँ सर, पर जो n हो गया वैल्यू सर, है, हो n गया। हो जाएगा ना। n वैल्यू मैंने बताया था कि ये होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है। इसका यूज करोगे तो आ जाएगा। सो n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, ये 180 दिया गया है, और डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास यहाँ पर क्या है, कार्बन दिया गया, कार्बन 12 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 16 हो गया। इसका यूज करोगे तो 180 डिवाइड बाई, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 16 प्लस 2 18 हो गया, 18 प्लस 12 30 हो गया, है ना। तो ये कितना जा रहा है, 6 हो गया। तो यहाँ पे जो n वैल्यू 6 हो गया, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई इंपेरिकल फार्मूला, ठीक है। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 से मल्टीप्लाई किया हुआ, अगर जो सी पार्ट देखो यहीं पर 6 से मल्टीप्लाई किया हुआ इंपेरिकल फार्मूला में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई CH2O, तो हो जाएगा कार्बन 6 एटम हो जाएगा, हाइड्रोजन 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 12, ऑक्सीजन 6 से मल्टीप्लाई करोगे C6H12O6 आ रहा है। तो ये केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और सर 15th क्वेश्चन। 15th। 15।
क्वेश्चन नंबर 15 देखो बेटा, द वेट ऑफ 112 ml ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी। ओके, तो यहाँ पे एनटीपी दिया गया है। एक्चुअली जो क्वेश्चन है वो एसटीपी की तरह सेट किया गया है, तो एनटीपी यहाँ दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तुम एनटीपी को एचटीपी एज्यूम करके सॉल्व करो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा? यस सर। तो यहाँ पर तो वेट कितना है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1/200। मोलर वॉल्यूम। तो गिवन वॉल्यूम यहाँ दिया गया 112 ml, और जो मोलर वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो यहाँ पे वॉल्यूम उसको लीटर में रखोगे, तो ये लीटर करो, कन्वर्ट करोगे 0.112 लीटर डिवाइड बाई 22.4, तो ये नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। अगेन दिस नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, है ना, दिस नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होगा बेटा गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, ठीक है, इट इज इक्वल टू वेट पूछ रहा है, मोलर मास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटम नहीं है यहाँ पर, ऑक्सीजन गैस है ना, क्योंकि यहाँ पर गैस है, तुम निकालोगे मास। ये जो फार्मूला लगता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर, है ना, गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम, ये केवल गैस के लिए एप्लीकेबल है। तो ऑक्सीजन एटम गैस नहीं होता, ऑक्सीजन O2 जो होता है वो गैस होता है। तो मोलर वॉल्यूम क्या रखोगे यहाँ पर 32। ठीक है, तो अगेन तो ये हो जाएगा बेटा 0.112 डिवाइड बाई Yes sir. Yes sir. 22.4 इज इक्वल टू W डिवाइड बाई 32। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से W आ जाएगा, तो W इज इक्वल टू, ठीक है, 0.112 मल्टीप्लाइड बाई 32 डिवाइड बाई 22। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन सर लास्ट 14 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 14, तो यहाँ दिया गया है, लिखा गया बेटा, द फॉर 14 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड द रॉन्ग स्टेटमेंट इज इट ऑक्यूपाइज 2.24 लीटर एट एनटीपी। दूसरा दिया गया है इट करेस्पॉन्ड टू हाफ मोल ऑफ CO, it correspond to same mole of CO at nitrogen gas, it correspond to 0.01 into 10 power 32 moles molecules of CO। तो पहले काम ये करो कि नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, सो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, तो गिवन मास यहाँ पर दिया गया है, हाँ, तो 14 ग्राम दिया गया है, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ CO कार्बन मोनोऑक्साइड 28 होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से सॉल्व करोगे, सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1/2 मोल आ रहा है बेटा, तो नंबर ऑफ मोल्स 1/2 हाफ मोल हो गया, तो बी पार्ट है ना, तो रॉन्ग स्टेटमेंट निकालना है। तो एनटीपी पर इसका हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो वॉल्यूम एट एनटीपी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो मोलर वॉल्यूम यहाँ पर 22.4 लीटर, और जो गिवन वॉल्यूम है वो दिया गया है नंबर ऑफ मोल्स 1/2 है, 1/2 इज इक्वल टू V डिवाइड बाई 22.4। ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 22.4 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो ये कितना बेटा 11.2 आ रहा है ये। ठीक है, तो V इज इक्वल टू 11.2 लीटर, सर पहला वाला जबकि यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया गया 2.24 है, ओके तो स्टेटमेंट ए गलत है। यस सर। सर और कोई डीपीपी doubt? नंबर सेकंड में क्वेश्चन नंबर 9। सर सर इसमें तो हाँ, एनटीपी पूछो। पे गिवन है, लेकिन एनटीपी तो 22.7 पूछो होता बेटा। है। एनटीपी पे लेकर ही करो तो भी गलत आएगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा 22.7 डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये भी 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, है ना, जबकि यहाँ पे जो ऑप्शन है ऑप्शन में 11.7 समथिंग नहीं दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डीपीपी नंबर 2। यस सर, यस सर। डीपीपी 2 से क्वेश्चन बेटा,
डिवी- कुछ गड़बड़ है बेटा, यहाँ पर कुछ एक ऑटो की यहाँ पर प्रेस हो गया है, पता नहीं इसे करेक्ट कैसे करना है, मुझे नहीं मालूम। शिफ्ट, ओके। 9. क्वेश्चन Question नंबर number बेटा 9. पूछो। 9, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ोगे तुम लोग। x ग्राम ऑफ एलिमेंट p एटॉमिक वेट इज गिवन 15, कंटेन्स y एटम, हाउ मेनी एटम आर, how many atom, how many atoms are contained in 2x ग्राम ऑफ एलिमेंट q, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो तुम लोगों ने किया होगा यस इसको, सर है ना किया है, बेटा? वही आ रहा है आंसर नहीं मैच कर रहा है? तो कर रहा है। ठीक है, देखते हैं। तो x ग्राम ऑफ एलिमेंट p, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। हाउ मेनी एटम्स कंटेन 2x ग्राम ऑफ, मतलब यहाँ पर पहले x का वैल्यू निकालोगे, जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया यहाँ पर, इससे तुम x का वैल्यू निकालोगे और उस x का वैल्यू तुम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे। ठीक है, तो मिल जाएगा। ठीक बेटा, यस सर। तो अब यहाँ पर करना क्या है कि पहले हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, कंटेन्स y एटम, x का जो वैल्यू है y के टर्म्स निकालोगे, तो y, हाँ, तो नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाई अवोगाद्रोज नंबर इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, है ना? ये फॉर्मूला तुम लोग मालूम है ना? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. जो मैंने बताया था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, एंड अगेन इट इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ एटम और सब्सटेंस डिवाइड बाय अवोगाद्रोज नंबर। ठीक है, तो उसको यूज कर लेते हैं। तो गिवन मास दिया गया है x ग्राम। ठीक है, तो जो W का वैल्यू है वो x ग्राम दिया गया है, इसको x ग्राम रख लेते हैं, डिवाइड बाय मोलर मास 15 दिया गया है, एटॉमिक मास दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, फास्फोरस दिया गया है तो 15। ठीक है, n नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाय अवोगाद्रोज नंबर Na, तो अवोगाद्रोज नंबर के टर्म्स में n का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तुम्हें निकालना क्या है, x का वैल्यू। ठीक है, और n का वैल्यू कितना दिया गया बेटा? क्वेश्चन में दिया गया y एटम्स, देखो यहाँ पर दिया गया y एटम्स, x ग्राम ऑफ एलिमेंट p एटॉमिक वेट 15 कंटेन्स y एटम्स, तो यहाँ पर n का वैल्यू y हो गया, इसको रख दिया। ठीक है, तो आगे बढ़ देते हैं बेटा यहाँ पर। तो जो x का वैल्यू है, x इज इक्वल टू y डिवाइड बाई अवोगाद्रोज नंबर मल्टीप्लाइड बाई 15, तो ये x का वैल्यू आ गया। ठीक है, जो x का वैल्यू है ये मिल गया तुम्हें। अब सेकेंड स्टेटमेंट देखो, हाउ मेनी एटम्स कंटेन 2x ग्राम ऑफ q, तो अब यहाँ पर हम लोग को सॉल्व करना है q के लिए। ठीक है, तो q के लिए सॉल्व करोगे तुम, हाउ मेनी एटम्स कंटेन 2x ग्राम ऑफ q, तो n डिवाइड बाई Na इज इक्वल टू, ठीक है, गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। तो यहां पर n पहले तुम्हें निकालना है, n डिवाइड बाई अवोगाद्रोज नंबर, तो गिवन मास यहां देखो 2x ग्राम दिया गया, तो 2x को यहां रख देंगे, 2x डिवाइड बाई m, तो मोलर मास यहाँ पर 30 दिया गया है। ठीक है, जो सेकेंड एलिमेंट है उसका मोलर मास 30 है। तो जो x का वैल्यू तुमने फर्स्ट से कैलकुलेट किया उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो n डिवाइड बाई Na इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई x, x का वैल्यू है y डिवाइड बाई Na मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइड बाई 30 होगा यहाँ पर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करोगे तो Na से Na कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे केवल y बच रहा है बेटा, दिख रहा है बेटा, नंबर ऑफ एटम रिमेनिंग इज इक्वल टू y, दिख रहा है बेटा सबको? हेलो, यस सर। Yes, यस sir. सर, दिख रहा है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, और कोई डाउट किसी को? नो सर। No, sir. किसी को डाउट नहीं, आगे बढ़े बेटा। सर 8, सर इसी में 8 तो बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये
लिखा हुआ है द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 0.3 ग्राम मोल ऑफ इस ऑक्जेलिक एसिड इज नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो ग्राम एटम मतलब होता है मोल्स, ठीक है। मैंने बताया था ग्राम एटम का मतलब क्या होता है। तो ग्राम एटम में कहीं लिखा हुआ है या ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो मोल्स पूछ रहा है, ठीक है। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 0.3 ग्राम मोल ऑफ है ना दिस मॉलिक्यूल। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तुम्हें निकालना है। तो देखो अब अगर एक मॉलिक्यूल की बात किया जाए तो एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है। देखो यहाँ पर तो 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हो गया C2H2O4 में देखो 4 ऑक्सीजन दिख रहा होगा यहाँ पर, और 2 ऑक्सीजन वाटर में। देखो यहाँ पर देखो कितने वाटर मॉलिक्यूल है, 2 वाटर मॉलिक्यूल है। एक वाटर मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन, 2 वाटर मॉलिक्यूल से 2 ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो 4 + 2 ऑक्सीजन। तो यहाँ तुम्हें एक ऑक्जेलिक एसिड से 6 ऑक्सीजन मिलेगा। 1 मोल से कितना मिलेगा बेटा, 6 मोल, है ना। और यहाँ पर कितने मोल आ गया है, 0.3 मोल। तो 0.3 मोल से 0.6 मोल मिलेगा। 0.3 मोल से, है ना, 0.3 से मोल 0.6। ओके सर। तो ये हो जाएगा 1.8, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? नो सर। सर नो सर। ओके, तो आगे चलिए बेटा। सर इसमें क्वेश्चन नंबर 6 बता दो एक बार। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। Come to the question number 6. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया है फ्रॉम 392 मिलीग्राम ऑफ H2SO4 1.204 10^21 molecule are removed. How many moles of H2SO4 are left? ठीक है। तो अब देखो कुछ मॉलिक्यूल यहाँ से निकाल दिया जा रहा है। तो जो मॉलिक्यूल यहाँ से निकाला जा रहा है उसका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लो, कितने मॉलिक्यूल यहाँ, कितने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से निकाला जा रहा है, ठीक है। तो कितने मॉलिक्यूल बच जाएगा तुम्हें मालूम चल जाएगा। हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2SO4 आर लेफ्ट, ये तुम्हें मालूम चल जाएगा। तो पहला काम ये करना है कि जो H2SO4 है उसका नंबर ऑफ मोल्स निकालो, ठीक है। और फिर जितना मॉलिक्यूल निकाला जा रहा है उसका नंबर ऑफ मोल्स निकालो, तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ओके सर। करते हैं इसको, क्या कर लोगे? नहीं सर, हो कर रहे गया। हैं। इजी है। आगे बढ़ते हैं। और कोई क्वेश्चन बेटा? और कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है? नो सर। नो सर। तो आगे बढ़े, आज का क्लास देख लेते हैं। यस सर। ओके, तो मोल कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हैं बेटा। तो यहाँ पर तुम लोगों को पढ़ना है पहले फार्मूला मास। तो फार्मूला मास क्या होता है, जैसे कुछ आयनिक सब्सटेंस हैं वो कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल डिस्क्रीट होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। मतलब तुम्हें मालूम है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड में कितने एटम होते हैं, तुम्हें मालूम होगा 3 एटम होते हैं। अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात किया जाए तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने होते हैं बेटा एटम? सर 2। हाँ, तो ऑक्सीजन में 2 होता है। उसी तरह से जो अलग अलग एलिमेंट होते हैं उसमें फिक्स होता है कि हाँ इतने एलिमेंट या इतने एटम का कॉम्बिनेशन है ये मॉलिक्यूल, ठीक है। लेकिन अगर आयनिक कंपाउंड की बात करें, जैसे यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है NaCl का। यहाँ पे देखो एग्जांपल में पढ़ो, some substance such as sodium chloride do not contain discrete molecule। discrete मतलब होता है अलग अलग, as their constituent units।
In such compounds, positive sodium and negative chloride entities are arranged in a three-dimensional structure. तो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहा है। बड़ा सा मॉलिक्यूल है, यहाँ देखोगे तो जो ऑरेंज वाला है वो क्लोरीन है और जो ब्लू कलर का बॉल दिख रहा है वो सोडियम एटम है। तो ये कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे तुम काउंट करके नहीं बता सकते कि कितने सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूल के फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो जो आयनिक कंपाउंड है वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं रहता, यही बोला गया यहाँ पर ना। द सब्सटेंस विच आर आयनिक, द फॉर्मूला डज नॉट रिप्रेजेंट्स मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड ओनली विथ कोवेलेंट बॉन्ड। अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तभी मॉलिक्यूल बनेगा, नहीं तो मॉलिक्यूल नहीं होगा। द मास बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला would be called as formula mass and not the molecular mass। तो जो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड के लिए हम लोग फार्मूला मास लिखते हैं। ठीक है, और उसी फार्मूला मास को हम लोग मॉलिक्यूलर मास बोल देते हैं, जबकि वो मॉलिक्यूलर मास नहीं होता, फार्मूला मास होता है। जैसे NaCl, तो एक अगर NaCl की बात किया जाए तो जो NaCl है, NaCl है ना, तो NaCl में देखोगे तुम कि एक सोडियम है और क्लोरीन यहाँ पर इस तरह से है, सोडियम और क्लोरीन। तो एक NaCl का एक कॉम्बिनेशन नहीं है, यहाँ पर तुम देखोगे तो यहाँ पर इनफाइनाइट NaCl है। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें NaCl अगर फार्मूला मास की बात किया जाए, फार्मूला मास, तो NaCl का जो फार्मूला मास होगा क्या होगा, सोडियम, मास ऑफ सोडियम प्लस मास ऑफ क्लोरीन, यहाँ पर ऐड कर दोगे तो 23 और 35.5 क्लोरीन का होता है। ठीक है, दोनों को सम कर दोगे तो यह हो जाएगा फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्लियर बेटा, किसी को डाउट है? सर एक बार और रिपीट करिए तो फॉर्मूला मास। तो फार्मूला मास मतलब कि जो फार्मूला लिखा जाता है आयनिक कंपाउंड का, जैसे मान लो अगर यहाँ पर KCl लिखा गया होता, KCl, तो KCl भी आयनिक कंपाउंड है ना, आयनिक मॉलिक्यूल है। तो KCl का जो फार्मूला मास होगा KCl का, तो क्या होगा बेटा, मास ऑफ पोटेशियम प्लस मास ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो फार्मूला मास मतलब कि उस मॉलिक्यूल में कितने एलिमेंट है उसका मास कैलकुलेट कर लो, वही हो जाएगा इसका फार्मूला। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो आगे लिखा हुआ है मोलर वॉल्यूम, ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। जो ग्राम मॉलिक्यूल उसी को मोल बोलते हैं, यहाँ पर मोलर लिखा गया तो ग्राम मॉलिक्यूलर मतलब हो गया मोलर। ठीक है, 1 ग्राम मोल और 1 मॉलिक्यूलर मास ऑफ एवरी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर और 22,400 ml वॉल्यूम एट STP। मैंने बताया था कि जो गैस है, गैस का मोलर वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर एट STP। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि इसका मोलर वॉल्यूम कितना होगा। ठीक बेटा, ओके, तो आगे चलते हैं। ओके बेटा, आगे चलते हैं बेटा। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, बग आ गया कुछ। बेटा आवाज सुनाई दे रहा है तुम लोगों को? यस सर। यस सर। कुछ बग आ गया है लैपटॉप में। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो आगे चलते हैं बेटा। तो ये हो गया तुम्हारा मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। ये स्क्रीन यहाँ पर रोटेट नहीं हो रहा क्या?
एक मिनट बेटा थोड़ा रुक जाओ, कुछ यहाँ पर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जा रहा है, पता नहीं क्या बग आ गया इसमें। वापिस मैं रिस्टार्ट कर रहा हूँ इसको। ओके लेट्स सी। आगे बेटा हम लोग पढ़ना है इंपॉर्टेंट फार्मूला, कुछ करके मैंने एक सेशन बनाया हुआ है। जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है इसमें देखो बेटा, जो फर्स्ट फार्मूला है वो है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, कुछ सब्सटेंस यहाँ दिए गए हैं, उसका उसको इंस्टॉल करते हैं, क्या आ जा रहा है। तो यहाँ पे बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय वेपर डेंसिटी। ठीक है, एक मिनट बेटा थोड़ा सा मैं इसको देख लेता हूँ, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, पता नहीं क्या है इसमें। सर कैमरा थोड़ा ऊपर कर दो। जस्ट वेट 1 मिनट। आवाज सुनाई दे रहा है बेटा मेरा? यस सर। ओके, कुछ यहाँ पर बग आ गया है लैपटॉप में, तो ऑटोमेटिक ये स्टार्ट हो जा रहा है, पता नहीं क्या है ये, देखना पड़ेगा, फॉर्मेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आज मैं बता देता हूँ, जितना चल रहा है लैपटॉप तक बता दे रहा हूँ, उससे आगे मैं देखता हूँ क्या है आज। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इक्वल 2 मल्टीप्लाइड बाय वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर VD का मतलब क्या है बेटा, वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो V का मतलब वेपर हुआ, D का मतलब डेंसिटी, इसको नोट कर ले बेटा। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर आगे लिखा हुआ है यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, सॉरी एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इज इक्वल टू 6.4 डिवाइड बाय स्पेसिफिक हीट। ठीक है, और यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट है वो कैलोरी पर ग्राम यूनिट में लेना है। तो अगर ये यूनिट नहीं है तो वहां पर क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो वहां पर जो आंसर है वो करेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर जो फार्मूला लेना है वो बेटा कैलोरी पर ग्राम में यूज करना है। नेक्स्ट यहाँ पर है मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था, है ना, इंपिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाइड बाय n वेयर n इज इक्वल टू इंटीजर, है ना। तो ये फार्मूला मैंने लास्ट क्लास में लिखवा दिया, बस ये 2 न्यू फार्मूले हैं। और ये वो फार्मूला तुम्हें पहले से मालूम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय वेपर डेंसिटी। तो तुम्हारे लिए नया फार्मूला ये है एटॉमिक मास इक्वल टू 6.4 डिवाइड बाय स्पेसिफिक हीट। ठीक है, बहुत कम जगह इसका यूज करना पड़ेगा और बहुत कम बार ही पूछा गया, ज्यादा पूछता नहीं है ये, है ना। 1 या 2 बार अभी तक पूछा गया, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आईटी में 1 बार या 2 बार पूछा गया होगा, और फिलहाल अभी तक 10 सालों में नहीं पूछा गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लो फार्मूला, एटॉमिक मास इक्वल टू 6। पहले वाला जो फार्मूला वो का इस्तेमाल हुआ है। हाँ, तो यहाँ पर VD मतलब होता है वेपर डेंसिटी। ठीक है, सर वो क्या है वेपर डेंसिटी? वेपर डेंसिटी मतलब कि कोई एटम दिया गया है या कोई मॉलिक्यूल दिया गया है, उसका वेपर का डेंसिटी क्या है, वेपर डेंसिटी, है ना। तो वेपर डेंसिटी होता है रिलेटिव, तो यहाँ पर रिलेटिव वेपर डेंसिटी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन का जो वेपर डेंसिटी है वो 4 अगर है तो बाकी सबका कितना होगा, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कितना होगा वो तुम्हें दिया रहेगा क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी। तो उसको यहाँ पर रख दोगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, चलो स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट क्या होता है, तुम लोगों ने हीट फार्मूला फिर से पढ़ा। इस हीट फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू mH डेल्टा T। ठीक है, ये फार्मूला तुमने पढ़ा होगा, Q इज सर इक्वल, अभी नहीं पढ़ा।
जैसे तो नहीं पढ़ा शायद से। हाँ, तो ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, Q इज इक्वल टू M S डेल्टा T, है ना। तो ये फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो S होता है, ये वाला S होता है स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो इसी S का बात कर रहा है ये स्पेसिफिक हीट। तो ये जो स्पेसिफिक हीट है क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा। स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड है 2270। ओके, यहाँ पे बेटा कुछ वर्क नहीं कर रहा है लैपटॉप मेरा, है ना, तो उसको छोड़ देते हैं क्वेश्चन को फिलहाल। क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं। पहले आज थ्योरी वाला पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। जितना भी थ्योरी है इसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक है। ओके, तो जो स्पेसिफिक हीट है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। यहाँ पर जो स्पेसिफिक हीट लिखा हुआ, स्पेसिफिक हीट वो दिया रहेगा, है ना। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, स्पेसिफिक हीट दिया रहेगा। इंपिरिकल फार्मूला मास ये कैसे यूज करोगे, माइक्रो फार्मूला यूज कैसे करोगे मालूम है। और जो यहाँ पर वेपर डेंसिटी है ये भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी और स्पेसिफिक हीट क्वेश्चन में दिया रहेगा, यहाँ पर केयर करने की जरूरत नहीं है। तो आगे चलते बेटा, आगे हम लोग को पढ़ना है कि इंपिरिकल फार्मूला को कैसे हम लोग कैलकुलेट करें, ठीक है। मतलब क्वेश्चन दे दिया कि इतने परसेंट नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, या फिर अलग अलग सब्सटेंस दिया रहेगा, उसका परसेंटेज कंपोजिशन एक्चुअली दिया रहता है। तो परसेंटेज कंपोजिशन से हम लोग कैसे निकालेंगे इंपिरिकल फार्मूला, है ना। उसके लिए बेटा कुछ स्टेप्स है। तो जो स्टेप्स है, स्टेप्स फॉर राइटिंग द इंपिरिकल फार्मूला। तो यहाँ पर हम लोग इलस्ट्रेशन से समझेंगे, एक एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे इसका इंपिरिकल फार्मूला निकालेंगे। तो इलस्ट्रेशन 1 देखो यहाँ पर, ए सब्सटेंस ऑन एनालिसिस गिव द फॉलोइंग, यहाँ पर एफ होगा, फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। सोडियम इज इक्वल टू 43.4, कार्बन इज इक्वल टू 11.3, ऑक्सीजन इज इक्वल टू 45.3%। कैलकुलेट इट्स एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। और जो अलग अलग एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास दिया गया है। तो सोडियम 23, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 दिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ देख लेते हैं बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो बेटा। क्वेश्चन को भी देखो, जब भी इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में तो हम लोगों को इसी स्टेप को फॉलो करना है, वैसे ही निकालना है तो सही होगा। अगर हम लोग कुछ दूसरा स्टेप फॉलो करेंगे तो सही नहीं आएगा, यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ जाने लगेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा? आवाज बेटा आ रहा है कि नहीं मेरा? यस सर, आ रहा है। थोड़ा बीच बीच में बोलते रहो क्योंकि बग आ गया लैपटॉप में ना, तो समझ में नहीं आ रहा तुम लोग कर रहे हो या नहीं। तो अब यहाँ देखो, तो सबसे पहले हम लोग इस टेबल को बनाएंगे, ठीक है। तो इस टेबल से ही करना थोड़ा सा ये लेंदी प्रोसेस है और इसी प्रोसेस से ही निकलेगा, ठीक है। कुछ दूसरा मेथड लगाओगे तो वहां पर नहीं निकलने वाला। तो थोड़ा सा इसको पेशेंसफुली यहाँ पर करना होगा। तो सोडियम है, सोडियम देखो यहाँ पहले जो फर्स्ट कॉलम वहां पे तुम एलिमेंट्स को लिखोगे, जितने भी एलिमेंट दिया गया है, ठीक है। जो परसेंटेज कंपोजिशन, मान लो यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट है तो एलिमेंट लिखोगे, या कोई ग्रुप दिया गया होगा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर दिया गया तो उस सब ग्रुप को यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर सिंबल ये नेसेसरी नहीं है, तुम सिंबल लिख भी सकते हो नहीं लिख सकते हो। जैसे जो सोडियम है, सोडियम का सिंबल क्या तुम्हें मालूम है? सोडियम का Na होता है ना, तुमने यहाँ पे Na लिख दिया, सोडियम का Na, ठीक है। और कार्बन का C होता है तो कार्बन का C तुमने लिख दिया, ठीक है। ऑक्सीजन का O होता है, तुमने ऑक्सीजन का O लिख दिया। अब यहाँ पर जो सब्सटेंस है, यहाँ देखो, ये सब्सटेंस ऑन एनालिसिस गिव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन सोडियम कार्बन ऑक्सीजन, कैलकुलेट इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। तो अब यहाँ पर जो परसेंटेज को कैलकुलेट करो, यहाँ पर 43% है ना सोडियम है, 11% कार्बन है और 45% ऑक्सीजन है। जब सम करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली या पूरा 100% होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी ये 70 या फिर 90% दिया रहता है। अगर ये 100 से कम है
जितना कम होता है उतना ऑक्सीजन होता है, ठीक है, याद रखो बेटा। अगर इसका सम 100 नहीं आ रहा है, 80% आ रहा है या 90% आ रहा है, तो जितना डिफरेंस होगा वो डिफरेंस ऑक्सीजन होगा। क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर अगर इसको सम करोगे 45 प्लस 45 तो 90 हो गया, 90 प्लस 11 ऑलमोस्ट यहाँ पर है ना, तो ये 100 का पूरा 100 आएगा। तो यहाँ पर मतलब कुछ भी हिडन नहीं है क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो इसका सम 100 आ गया। तो अब यहाँ पर जो परसेंटेज दिया गया है उस परसेंटेज को हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ जो परसेंटेज बेटा है ना, सोडियम का परसेंटेज कितना दिया गया है 43, तो यहाँ पर 43 लिख लो, ठीक है। तो ये हो गया 43। और यहाँ पर कार्बन का परसेंटेज कितना दिया गया है 11.3, है ना, 11.3। और जो सी पार्ट है यहाँ पर ऑक्सीजन का परसेंटेज लिखेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन का दिया गया है 45.3, 45। ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो देख लेना, क्योंकि मैं चल नहीं रहा है माउस वगैरह ढंग से। ओके, एटॉमिक मास लिखेंगे बेटा। तो जो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23, यहाँ पर दिया गया है। तो ये एटॉमिक मास दिया रहता है कभी कभी, कभी कभी नहीं दिया रहता है। तो अगर नहीं दिया रहा है तो है ना, तो उसको याद करें तो लिखना पड़ेगा। जिसमें सिंपल जो एटम होता है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इसका नहीं दिया रहता है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स एटम दिया गया जिसका एटॉमिक नंबर तुम्हें याद नहीं है ना, तो वो दिया रहेगा। जैसे फास्फोरस हो गया है ना, आर्सेनिक हो गया, क्रोमियम हो गया, इन सबका दिया रहेगा। तो अगर नहीं दिया गया है तो हमको है ना अपने से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जनरली दिया रहता है एटॉमिक नंबर, है ना, तो इसको यूज कर लेंगे। एटॉमिक मास दिया रहेगा तो यूज करोगे। तो एटॉमिक मास यहाँ पर लिख लोगे। तो सोडियम का 23 होता है, 23। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है। इसको लिख लिया। सर हाँ बोलो। सर सोडियम का परसेंटेज 43.4 नहीं लिखेंगे या अप्रॉक्स लिखेंगे? पूरा लिखना है, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि ना बग आ गया बेटा, तो चल नहीं रहा। तो हाँ, तो जितना दिया गया उतना लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो 43.4% दिया है तो 43.4 लिखोगे। तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर निकालना, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। तो रिलेटिव नंबर मोल्स होगा कैसे बेटा, जो ये परसेंटेज है, परसेंटेज डिवाइड बाय टाइम मास करोगे तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, ठीक है। तो अगर तो फर्स्ट की बात किया जाए है ना, तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर रिलेटिव नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेगा 43.4 डिवाइड बाई 23। तो यहाँ पर रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स इस तरह से निकालोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 43.4 डिवाइड बाई 23, ठीक है। सेकंड में यहाँ पर 11.3 डिवाइड बाई 12, 11.3 डिवाइड बाई 12। और जो थर्ड है, थर्ड में दिया गया 45.3 डिवाइड बाई 16। ये है 45.3 डिवाइड बाई 16, ठीक है। तो ये सब लिख लिया तुमने। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वैल्यू तुम लिखोगे, ठीक है। तो ये जो इक्वल टू साइन है, यहाँ पर जो वैल्यू को रखोगे। तो 43.4 डिवाइड बाई 23, ये देखो कितना आ रहा है बेटा यहाँ पर। तो 43 सर 1.9 के आसपास। तो जो वैल्यू यहाँ रखोगे 1 पॉइंट कितना आ रहा है बेटा 1.9 1.9 मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। 1.9 ये पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। 1.9 11.3 डिवाइड बाई 12 तो ये 0.9 के आसपास होगा, है ना, 0। हेलो ठीक है 2.68। हेलो सर। हाँ, तो 2.68 आ गया।
अब यहाँ तुम्हें लिखना है सिंपल रेशियो ऑफ मोल्स। तो सिंपल रेशियो ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? तो जो लोवेस्ट नंबर यहाँ पर आता है, लोवेस्ट नंबर, ठीक है, और उसी लोवेस्ट नंबर से सबको डिवाइड कर दोगे तो सिंपल रेशियो ऑफ मोल्स आ जाएगा। तो यहाँ पर जो लोवेस्ट नंबर है 0.9 है, ठीक है, तो 0.9 से तीनों को डिवाइड कर दोगे तो 1.9 डिवाइड बाय 0.9, 0.9 डिवाइड बाय 0.9 और लास्ट में यहाँ पर है 2.68 डिवाइड बाय 2.68, तीनों को करोगे यहाँ पर तो 1.9 डिवाइड बाय 0.9, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा बेटा? यहाँ पर 0.9, 0.9, तो ये 1 मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 1, ठीक है। और यहाँ पर 2.68 डिवाइड बाय 0.9, तो ये अप्रोक्सीमेटली 2.99 समथिंग आ रहा है, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 1। तो सिंपल जो अगर मान लो यहाँ पर कुछ नंबर आ रहा है फ्रैक्शन में आ रहा है तो उसको सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट, मान लो यहाँ पर 2.99 आ रहा है तो 2.99 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 है ना, तो इसको तुम 3 लिख दोगे, ठीक है। और यहाँ पर तो 1 तो आएगा ही। अगर मान लो यहाँ पर 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 2.02 आ रहा है तो 2 पॉइंट मतलब 2 से थोड़ा ज्यादा आ रहा है, इसको अप्रोक्सीमेटली 2 लिखते हैं। तो जो सिंपलेस्ट होल रेशियो है उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंपलेस्ट होल रेशियो तुमने लिख लिया, मतलब कि अगर 1 मोल की बात किया जाए तो 1 मोल में सोडियम कितना होगा? जो सोडियम यहाँ पर दिया गया है, सोडियम यहाँ पर कितना होगा? 2, यहाँ पर सोडियम 2 होगा, ठीक है। अगर कार्बन की बात किया जाए तो जो कार्बन एटम है तो कार्बन कितना होगा बेटा? कार्बन का 1 यूनिट होगा यहाँ पर, है ना। और अगर ऑक्सीजन की बात किया जाए तो ऑक्सीजन कितना होगा बेटा? यहाँ पर 3 होगा, ठीक है। तो अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बोला जाए या एम्पिरिकल फार्मूला तो क्या होगा यहाँ पर? Na2। सोडियम कितना होगा? सोडियम 2 होगा एक मॉलिक्यूल में, तो ये हो जाएगा Na2, ठीक है, Na2। कार्बन कितना बेटा? कार्बन 1 है, कार्बन को तुमने एक सिंगल कार्बन लिख दिया, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर? 3 ऑक्सीजन है, हाँ, तो इसका इंपिरिकल फार्मूला क्या आ रहा है? Na2CO3, तो ये इसका इंपिरिकल फार्मूला होगा, ठीक है। नोट कर लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। हो गया बेटा? नोट कर लिया? यस सर। यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। आगे बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 2 हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको तुम लोग सॉल्व करो, तब तक क्वेश्चन को नोट करो, इसको सॉल्व करो। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा है ना, तुम लोग इसको सॉल्व करते रहो। इसका सेटिंग देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है। इसको करो बेटा। इसको कर लोगे? Yes, sir. यस सर। ओके, ठीक है। एक मैं क्वेश्चन नीचे दे रहा हूँ, इसको नोट कर लिया हो तुम लोगों ने? क्वेश्चन को नोट कर लो, इसको मत सॉल्व करो। एक तो मेरे पास सॉल्व क्वेश्चन है, मैं उसको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे बस प्रॉब्लम चल रहा है तो मैं क्वेश्चन को दिखा नहीं पा रहा हूँ आज तुम लोगों को। नेक्स्ट क्लास में इसका मैं जितना भी क्वेश्चन है मैं क्लियर करूंगा, ठीक है बेटा। तो इसको मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद मैं देखता हूँ। और जो थ्योरी वाला पार्ट है, थ्योरी वाला पार्ट हम लोग आज देख लेते हैं पूरा पूरा। नेक्स्ट क्लास में पूरा पूरा जितना इसका एग्जाम्पल होगा, हर एक एग्जाम्पल हम लोग 1 by 1 लेकर चलेंगे। तो क्वेश्चन नोट कर लो, इसको ट्राई करना। ये क्वेश्चन है, ठीक है।
देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ कंपाउंड विच हैज द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन। कार्बन यहाँ पर 80% दिया गया है, हाइड्रोजन 20%, तो 20 + 80 100% हो गया। द मॉलिक्यूलर मास इज 30, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास दिया गया है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहाँ पर इंपेरिकल फार्मूला नहीं पूछ रहा है बेटा, क्या पूछ रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो पहले तुम यहाँ पे कैलकुलेट क्या करोगे, इंपेरिकल फार्मूला, ठीक है, और इंपेरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखो इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में, इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है इंपेरिकल फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है, एलिमेंट है तुमने क्या लिखा है यहाँ पे, एलिमेंट यहाँ पे ग्रुप लिखा है, ये एलिमेंट नहीं है, मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन, यहाँ पर जो वाटर है वाटर ग्रुप है। तो अगर कोई ग्रुप दिया है तो ग्रुप को एज ए होल लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो वाटर है, वाटर को एज ए होल मतलब H2O के फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो सिंबल क्या होगा वाटर का H2O, ठीक है। मैग्नीशियम का Mg लिखना पड़ेगा, सल्फर का S लिखोगे, ऑक्सीजन का O लिखोगे और वाटर का H2O लिखोगे, ठीक है। तो वाटर का एटॉमिक मास कितना होगा, एटॉमिक मास तुम क्या लिखोगे, जो मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूल का मास लिखोगे, तो यहाँ पर वाटर है, वाटर का 18 लिखोगे, ठीक है। बस याद रखना बेटा, एटॉमिक मतलब कि जो एटम है उसके लिए एटॉमिक मास, अगर कोई मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास लिखोगे, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला से उस तरह से आएगा यहाँ पर, और उसको अरेंज कर दोगे तो आ जाएगा। तो ये होगा बेटा MgSO4 डॉट समथिंग H2O, ठीक है, डॉट 6H2O या फिर 2H2O आता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसका जो आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसका जो आंसर है MgSO4, ठीक है, MgSO4, ठीक है, डॉट 2H2 समथिंग आता है, ये 2H2 या फिर 6H2 आएगा, देख लेना बेटा कि 2 आ रहा है या 6 आ रहा है, डॉट 2H2O। इसका आंसर नोट कर लो, MgSO4 डॉट 2H2O। यहाँ पर जो 2 है ना, ये मे भी 6 हो, या तो 2 होगा या तो 6 होगा, देख लेना कितना आ रहा है, आई थिंक 2 होगा यहाँ पर, ठीक है। सॉल्व करने पर मालूम चलेगा 2 होगा कितना आएगा। यहाँ पे सॉल्व करोगे जो नंबर यहाँ पर आएगा सिंपलेस्ट रूल से उसको लिख दोगे यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो ये है क्या, ये इंपेरिकल फार्मूला है। लेकिन अभी जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर इंपेरिकल फार्मूला का बात किया जा रहा है, ठीक है, ये इंपेरिकल फार्मूला है। ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ द कंपाउंड विच हैज फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, कार्बन 80%, हाइड्रोजन 20%, if the molecular mass is 30, calculate its molecular formula, ठीक है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट देखो, 2 एलिमेंट है, पहला तो एलिमेंट क्या है, कार्बन है, दूसरा एलिमेंट क्या है बेटा, हाइड्रोजन। दोनों लिखोगे यहाँ पर, सर इसका आंसर क्या है? इसका सर पहले वाले क्वेश्चन का। इसके पहले 6H2 आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है H2O, So 7H2O. सर 7H2 आ रहा है। ठीक है, 7H2 कर दो इसको, ये जाएगा 7H2O, ठीक बेटा। तो यहाँ पर जो आंसर है MgSO4 डॉट 7H, यहाँ पर 7 आ रहा होगा, तो अगर यहाँ पे 7 है तो 7H2 कर लो, ठीक है। इस क्वेश्चन को करो बेटा, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ये कहाँ से आ गया, तो कैलकुलेशन फॉर इंपेरिकल फार्मूला, तो कार्बन यहाँ पर दिया गया, कार्बन, हाइड्रोजन, तो कार्बन का परसेंटेज 20%, हाइड्रोजन सॉरी कार्बन 80%, हाइड्रोजन 20%, एटॉमिक मास यहाँ दिया गया है। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, यह जाएगा सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल्स, ये इतना आएगा बेटा, है ना। तो सिंपल होल नंबर रेशियो 1:3 आ गया। इतना तुम लोगों ने आई थिंक कर लिया होगा, है ना, इतना कर लिया होगा। तो फिर इससे हम लोग इसका इंपेरिकल फार्मूला देखेंगे। तो इंपेरिकल फार्मूला क्या आ रहा है बेटा यहाँ पर,
CH3। हाँ, तो CH3 आ जा रहा है, एक कार्बन है 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे CH3 आ जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखो बेटा, ये मैंने पहले से ही लिख कर रखा हुआ है इसका सोल्यूशन, तो तुम्हें दिखाई देगा। तो अब यहाँ पे देखो इंपेरिकल फार्मूला CH3 आ गया है ना, इंपेरिकल फार्मूला CH3 है, और जो n वैल्यू है n कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइड बाय इंपेरिकल फार्मूला मास। तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो 30 दिया गया है, देखो यहाँ पे ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला 30 दिया गया है, तो 30 डिवाइड बाय इंपेरिकल फार्मूला, तो इंपेरिकल फार्मूला CH3 का जो फार्मूला निकालोगे मास आएगा 15। ठीक है, तो 30 डिवाइड बाय 15 ये जाएगा 2, इसका मतलब n वैल्यू 2 है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू इंपेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाइड बाय 2, तो इंपेरिकल फार्मूला तुमने CH3 निकाल लिया अभी फिलहाल। ठीक है, CH3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 कार्बन हो जाएगा और 6 हाइड्रोजन, तो C2H6 मतलब इथेन है ये। क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। कभी कभी मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछता है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम लोग इस तरह से निकालेंगे, तो नोट कर लो इसको। कर लिया। आगे चलते हैं, आगे हम लोगों को पढ़ना है कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो तुमने सॉल्यूशन तो पढ़ा ही होगा, जैसे सॉल्यूशन कैसे बनता है, अगर सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड कर दे, डिजॉल्व कर दे, सॉल्यूशन बनेगा। तो जितना ज्यादा सॉल्यूशन डालो, सॉल्यूट डालोगे, उतना कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा। तो जो कंसंट्रेशन है तुम कैसे इसको एक्सप्रेस करोगे कि हाँ इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका कम है, तुम कैसे एक्सप्रेस करोगे उसको, अलग अलग टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए अलग अलग यहाँ पर यूनिट्स दिए गए हैं। तो जो पहला बेटा वो मोलरिटी है, दूसरा मोलरिटी, तीसरा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, फोर्थ है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, फिफ्थ है मोल फ्रैक्शन, और 6-7 ppm नॉर्मलिटी। ठीक है, तो ये 7 टर्म्स हम लोग को देखना है। यहाँ पे जो नॉर्मलिटी बेटा, नॉर्मलिटी को हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, जब टाइट्रेशन पढ़ना होगा टाइट्रेशन में नॉर्मलिटी को देखेंगे। ठीक है, तो नॉर्मलिटी को अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, नॉर्मलिटी को अभी फिलहाल के लिए स्किप कर देंगे और आगे देखेंगे। तो 7 को नोट कर लो, फिर आगे 1 बाय 1 देखते हैं बेटा। पहले हेडिंग डालेंगे मोलरिटी। ठीक है, तो हेडिंग डालो मोलरिटी, डाल लिया? हेडिंग डालिए बेटा। सर। ओके, यस सर। तो आ जाते हैं मोलरिटी, देखते हैं बेटा मोलरिटी होता क्या है। मोलरिटी, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। तो 1 लीटर सोल्यूशन में कितना सोल्यूट होगा उसी को तुम मोलरिटी बोलोगे। ठीक है, और जो मोलरिटी है, मोलरिटी यूनिट क्या होगा, मोल्स। देखो यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर में देखो मोलरिटी को m से रिप्रेजेंट करोगे, सो मोलरिटी m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना, यहाँ पर मोल्स ऑफ सोल्यूट लिखा हुआ मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। याद रखो यहाँ पर जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हमेशा लीटर में लिखोगे, अगर लीटर में वॉल्यूम नहीं है तो सही नहीं है आंसर। ठीक है, तो अगर ml में दिया गया है तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, तो जनरली ml में दिया रहता है, क्वेश्चन में ml दिया रहेगा, उसको लीटर में कन्वर्ट कर लोगे। तो m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर। ठीक है, ये तुम लोगों ने क्लास 9th में ही पढ़ा होगा, मोलरिटी क्लास 10th में भी तुमने पढ़ा होगा, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा तुम लोगों को। ठीक है, मोल्स क्या होता है, तो अगर तुम्हें यहाँ से अगर मोलरिटी या वॉल्यूम दे दे, मोल्स कैलकुलेट करना है, तो मोल्स n इज इक्वल टू, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो m और v को, है ना, मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, सो मोल्स इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय v। ठीक है, ओके। मिली मोल्स क्या होता है, 1 मोल में 1000 मिली मोल्स होते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर मोल्स यहाँ पर मिली मोल्स लिखा रहता है। ठीक है, तो मिली मोल्स जैसे लीटर और ml होता है उस तरह से मिली मोल्स होते हैं। ठीक है, तो 1 मोल में 1000 मिली मोल्स है, तो अगर मोल्स ना कैलकुलेट करके तुम्हें मिली मोल्स कैलकुलेट करना है, तो जो वॉल्यूम लीटर में था यहाँ पे ऊपर वाले में, उसको ml में यहाँ लिख दो। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम ml में है इसका मतलब वो, ठीक है, मोलरिटी है।
आगे चले बेटा। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इसका एग्जांपल हम लोग करेंगे। सेकंड हम लोग लिख लेते हैं मोलरिटी। मोलरिटी, तो मोलरिटी क्या होता है? देखो यहाँ पर जो मोलरिटी और मोलरिटी, बस इसमें केवल एल और आर का डिफरेंस है। केयरफुली देखना बेटा, है ना, वहां पर मोलरिटी था, आर था, यहाँ पर एल है, मोलरिटी। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट इन किलोग्राम दिया गया है, नंबर ऑफ, यहाँ देखो मोलरिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, जो मोलरिटी है उसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट, और न्यूमरेटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है बेटा? यहाँ पर जो डिफरेंस है वो देखो, जो मोलरिटी था, मोलरिटी में वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन था, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट है, सॉरी सॉल्वेंट, ये कुछ गड़बड़ हो गया बेटा, यहाँ पर इसको सॉल्वेंट कर लो। Yes, sir. हाँ, ये मैं हो जा रहा है, ये जो यहाँ पे लिखा गया बेटा डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट कर लो, ये रहा यहाँ पर मोलरिटी और ये रहा मोलरिटी, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसको करेक्ट कर लो बेटा, यहाँ पर सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। So mass of solvent is equal to mass of solution minus mass of solute। तो अगर solution का मास दिया गया और solute का मास तुम्हें मालूम है, तो solution माइनस solute कर दोगे तो mass of solvent आ जाएगा। अब यहाँ देखोगे जो मोलरिटी है, मोलरिटी में कहीं पर वॉल्यूम तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है ना बेटा? इसका मतलब यहाँ पर वॉल्यूम का कोई रोल नहीं है, केवल मास दिया गया है और नंबर ऑफ मोल्स दिया गया फॉर्मूला में। ठीक है, तो अगर बोला जाए टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म, तो जो मोलरिटी है, मोलरिटी में डिवाइड बाय वॉल्यूम दिया गया था, है ना, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और तुम्हें मालूम है थर्मल एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन, है ना, तो अगर किसी भी लिक्विड को हीट किया जाए तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस अगर हो, है ना, तो उसका वॉल्यूम टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन क्या मास इंक्रीज होगा बेटा? नहीं सर। No, sir. नहीं नो होगा, सर। है ना। तो इसका मतलब जो मोलरिटी है, मोलरिटी में कहीं पर वॉल्यूम टर्म नहीं है, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करो डिक्रीज करो कुछ भी करो, यहाँ पर वॉल्यूम का कोई रोल नहीं है। इसका मतलब ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है। लेकिन जो मोलरिटी था, मोलरिटी में वॉल्यूम था, डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो अगर तुम हीट को बढ़ा दो, यानी रूम टेम्परेचर की जगह पर अगर तुमने 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लिया, तो जो मोलरिटी है वो चेंज हो जाएगा। तुमने सॉल्यूट उतना ही लिया, सॉल्यूशन उतना ही बनाया, लेकिन टेम्परेचर चेंज करने पर मोलरिटी चेंज हो जाएगा। तुमने कुछ ऐड नहीं किया वहां पर, लेकिन वो चेंज हो गया। लेकिन एक चीज ऐसा, एक कंसंट्रेशन टर्म ऐसा है जो चेंज करने पर, हीट बढ़ाने पर या टेम्परेचर बढ़ाने या डिक्रीज करने पर वो चेंज नहीं होगा, वो है मोलरिटी। ठीक है, तो याद रखो जहां पर भी वॉल्यूम टर्म आ गया, किसी भी कंसंट्रेशन टर्म में अगर वॉल्यूम आ गया, इसका मतलब वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम एब्सेंट है बेटा, तो वो क्या होगा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, तो यहाँ तक। हाँ बोलो सर, जो अभी आपने थर्मल आगे कुछ ऐसे बताया था, वो क्या है? थर्मल एक्सपेंशन। तुम्हें मालूम है किसी भी सब्सटेंस को अगर हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाता है ना, उसका वाले से लिक्विड है, लिक्विड को हीट करोगे, है ना, लिक्विड को हीट करो तो क्या होगा बेटा? तो लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा ना। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेट करता है ना। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल मैं बना रहा हूँ वो वाइब्रेट कर रहा है इस तरह से। और अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो जो वाइब्रोनिक मोशन बढ़ जाएगा, तो इसको वाइब्रेट करने के लिए और ज्यादा स्पेस चाहिए, तो और ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, मतलब जो मॉलिक्यूल है वो दूर दूर चले जाएंगे। तो अगर मॉलिक्यूल दूर दूर जाएगा, इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है,
तो कोई भी सब्सटेंस, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैस हो, अगर तुम हीट उसको, है ना, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसका वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। ओके, थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं, उसके बाद हम छोड़ देंगे। ठीक है, 10 मिनट और देख लेते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, जो थर्ड कंसंट्रेशन टर्म है वो स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। इट इज एक्सप्रेस्ड एज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन 1 ग्राम इन 1 लीटर सोल्यूशन। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला है देख लो, S इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, देखो इसमें और मोलरिटी में एक डिफरेंस है। जो मोलरिटी था, मोलरिटी में नंबर ऑफ मोल्स न्यूमरेटर में था, है ना। अब यहाँ देखो क्या है बेटा, Yes, sir. मास ऑफ सोल्यूट दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ रिलेशन है बेटा मोलरिटी और स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन में। तो स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन और मोलरिटी दिया गया है, तो स्ट्रेंथ को मोलरिटी में कैसे कन्वर्ट करोगे? स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पर m क्या है? मोलरिटी है, और m क्या है? m है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इस फार्मूले को नोट कर लो। ठीक है, ये सोल्यूट है। मोलर मास ऑफ सोल्यूट। नोट कर लिया बेटा? इसका Yes, sir. यस सर। जो न्यूमेरिकल है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फोर्थ है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। जो कंसंट्रेशन टर्म है फोर्थ, वो है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। एक मिनट बेटा, इसके ऊपर आ जाए यहाँ पर। तो ये जो स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन है, क्या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है या टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है? कौन बताएगा? सर टेम्परेचर डिपेंडेंट। Independent. है। हाँ, Depend करेगा। वॉल्यूम दिया गया है। ठीक है, फोर्थ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। जो परसेंटेज है वो 3 टाइप का होता है परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म। पहले को परसेंटेज बाय मास बोलते हैं, दूसरे को परसेंटेज बाय वॉल्यूम, और तीसरे को परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम, है ना, V W बाय V इसको बोलते हैं। जो फर्स्ट है परसेंटेज बाय मास और W बाय W, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन। याद रखो यहाँ पर सॉल्वेंट कहीं पर भी नहीं है ना, यहाँ पर सोल्यूशन और सोल्यूट है। ठीक है, तो तीनों ही फॉर्मूले में जो सोल्यूशन है, मास ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूट है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट है। मतलब देखो जो दिया गया यहाँ पर ना, तो यहाँ पर W दिया गया, मतलब ये मास हो गया। यहाँ पर V लिखा गया, इसका मतलब क्या? वॉल्यूम है। ठीक है, और यहाँ पर W और V है, मतलब ये मास डिवाइड बाई वॉल्यूम है। ठीक है, उसी तरह से फॉर्मूला हम लोग बना लेंगे, याद करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर परसेंटेज बाय मास मतलब मास बाय मास, न्यूमरेटर भी मास रहेगा, डिनोमिनेटर भी मास, मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। सेकंड वाला परसेंटेज बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। जैसे कुछ सोल्यूट लिक्विड स्टेट में रहते हैं ना, जैसे तुमने अल्कोहल को वाटर में डिजोल्व कर दिया, अल्कोहल क्या है? अल्कोहल लिक्विड स्टेट में था, उसका वॉल्यूम तुम मेजर करोगे, और जो तुम्हारा सोल्यूशन बनेगा वाटर मिक्स करने के बाद वो भी लिक्विड स्टेट में रहेगा, तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम हो जाएगा वो। और जो सी पार्ट यहाँ पर है परसेंटेज बाय वेट वॉल्यूम। क्लियर समझ में आ रहा है बेटा? तो अब यहाँ पे इन तीनों में ए बी सी में कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है? सर फर्स्ट इंडिपेंडेंट बाय मास। हाँ, परसेंटेज बाय मास जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, बाकी बी और सी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। हाँ बोलो सर, लास्ट वाले में वेट ऑफ सॉल्यूशन है या फिर वेट ऑफ सॉल्यूट है? ये बेटा गलत हो गया, यहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूट होगा। यहाँ पे क्लियर कर लो बेटा, वेट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, वेट ऑफ सोल्यूट कर लो, यहाँ पे सोल्यूशन नहीं होगा, नहीं तो ये 1 आ जाएगा ना। फिर वो ठीक है, ग्राम हाँ। में लेंगे। सर वन थोड़े याद है। तो अब यहाँ पर जो मास दिया गया वो ग्राम में यूज करोगे, जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम। हाँ बेटा बोलो। सर
सर बोलो। वेट ऑफ सोल्यूट ग्राम अब देखो जो फर्स्ट वाला है ए वाले में मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, दोनों को सेम यूनिट में रखो। सर थर्ड वाले में हाँ, वेट ऑफ सोल्यूशन एक मैं सोल्यूट बता मास रहा हूँ, वन बाय वन चलते हैं ना। ए में आ जाओ बेटा, तुमने फॉर्मूला नोट कर लिया होगा। ए में मास ऑफ सोल्यूट ग्राम में रहेगा, अब मास ऑफ सॉल्यूशन ये भी ग्राम में रहे तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। जो फर्स्ट यूनिट है बेटा, ये यूनिट यहाँ पर जो फर्स्ट है इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ये यूनिट लेस क्वांटिटी होगा, ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं है। सेकंड में आ जाओ, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दोनों को सेम यूनिट लेना है। अगर ऊपर न्यूमरेटर में ml ले रहे हो तो डिनोमिनेटर में भी ml लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं तुमने ml ले लिया, नीचे तुमने लीटर में ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। दोनों को सेम यूनिट में रखोगे तो ml से ml या लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी डायमेंशनलेस होगा बेटा। तो फर्स्ट का यूनिट डायमेंशनलेस है, सेकंड का भी यूनिट डायमेंशनलेस है। थर्ड आ जाते हैं परसेंटेज बाय वेट वॉल्यूम। तो अब यहाँ पर जो परसेंटेज है देखो, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पर इसका डायमेंशन है ना, ये डायमेंशनलेस नहीं होगा। यहाँ पर जो डायमेंशन होगा न्यूमरेटर में होगा बेटा वॉल्यूम का डायमेंशन, और डिनोमिनेटर है ना यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम है, तो ग्राम पर एमएल होता है इसका, ठीक है, ग्राम पर एमएल याद रहेगा बेटा सर। ग्राम पर एमएल। हाँ, तो इसका मतलब कि जो वेट ऑफ सोल्यूट है वो ग्राम में रहेगा, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितने किस में रहेगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml। हाँ सर मल्टीप्लाई। हाँ पूछो बेटा। सर हम ये पता कैसे लगाएंगे कौन सी चीज सॉल्वेंट है और कौन सी चीज सॉल्यूट है? जिसका अमाउंट कम होता है वो सॉल्यूट होता है, जो लार्ज अमाउंट में दिया रहता है वो सॉल्वेंट होता है। ठीक है सर। हाँ नोट कर लिया तुम लोगों ने? 5 मिनट और है, और देख लेते हैं। यस सर। नेक्स्ट। हाँ यस सर। मोल फ्रैक्शन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, न्यू है तुम लोग, इसको नोट कर लो बेटा, मोल फ्रैक्शन को नोट कर लो। मोल फ्रैक्शन A simple solution is made of two substances, one is solute and another is solvent. Mole fraction X of solute is defined as the ratio of number of moles of solute and total number of moles of solute and solvent. Thus मोल, यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन उसको कैपिटल X से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, ये कैपिटल X मतलब ये तुम्हारा मोल फ्रैक्शन है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो जो बेटा इससे पहले जो तुमने एक्सप्रेशन जितने भी कंसिडरेशन टर्म्स था वो सॉल्यूशन के लिए था, है ना, मतलब सोल्यूट कितना डिजॉल्व हुआ है। यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन है वो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दिया गया है, नीचे देखोगे तो ये लिखा हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन को कैपिटल X से रिप्रेजेंट करोगे। मान लो तुमने एक सोल्यूशन बनाया है ना, यहाँ पर ये सोल्यूशन है, सोल्यूशन में दो चीजें हैं, एक है तुम्हारा सोल्यूट A, दूसरा है सॉल्वेंट B, ठीक है। A और B को मिक्स कर दिया तो क्या बन गया सोल्यूशन। तो जो A है बेटा, जो सोल्यूट है, सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल स्मॉल n में दिया गया है, ठीक है, और जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स कैपिटल N है। तो सॉल्वेंट ज्यादा है जैसे कैपिटल N, और सोल्यूट थोड़ा सा है इसलिए स्मॉल n, इस तरह याद रखो, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोल्स जिसका निकालना बेटा, सोल्यूट का निकालना है तो न्यूमरेटर में रहेगा, ठीक है। अगर सॉल्वेंट का निकालना सॉल्वेंट न्यूमरेटर में रहेगा। तो पहले देख लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। यहाँ नीचे लिखा गया है इफ n रिप्रेजेंट्स मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड कैपिटल N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, then mole fraction of solute is equal to n divided by small n capital N, ठीक है। Notice that mole fraction of solvent would be x, मतलब मोल फ्रैक्शन ये x है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू कैपिटल N डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स n प्लस कैपिटल N, ठीक है। अब देखो कहीं कहीं पर है ना मोल फ्रैक्शन का समेशन पूछ सकता है, तो सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट करो बेटा, कितना आ रहा है देखो, देखो 1 आ रहा है कि नहीं? यस सर। है ना।
तो कभी भी अगर टोटल मोल फ्रैक्शन देखोगे, मतलब कि जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सम करोगे तो उसका समेशन हमेशा 1 आएगा समेशन, ठीक है। इस पर जो न्यूमेरिकल है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नोट कर लिया बेटा? 2 मिनट सर अभी कर। बिल्कुल 2 मिनट ले लो। सर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वाले में जो लास्ट वाला था, हाँ हाँ बाय वेट अपॉन वॉल्यूम, उसके अंदर सर वेट ऑफ सोल्यूट में किस में रखेंगे, ग्राम में? ग्राम पर एमएल होता है, ठीक है। यूनिट क्या होगा बेटा? डायमेंशन ग्राम पर एमएल। ओके सर। सर हाँ बोलो। अगर हमने दो गैसेस को इक्वल अमाउंट में मिलाया तो इसमें से सॉल्वेंट क्या होएगा और सॉल्यूट क्या होएगा? किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी एक सॉल्वेंट या सॉल्यूट एज्यूम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, ठीक है। ओके सर सर हाँ बेटा बोलो। सर एक बार स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का सेकंड वाला फॉर्मूला समझा दो। ये वाला, ये सर स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, पहले इसको नोट कर लो बेटा। मैं दोबारा सब जितने फॉर्मूला है मैं दोबारा आऊंगा, पहले इसको नोट कर लो। नोट कर लिया बेटा सबने? यस सर। ओके, Yes, sir. लास्ट है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। इसको देख लो, इसके बाद हम लोग देखो जो नॉर्मलिटी है आफ्टर द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस, इसके बाद मैं नॉर्मलिटी बताऊंगा इक्विवेलेंस के बाद, तो फिलहाल नॉर्मलिटी छोड़ देंगे। पार्ट्स पर मिलियन, उसको देखो। इट इज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 10⁻6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो परसेंट बाई मास होता है, परसेंट बाई मास टाइप का ही है, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 हो जाएगा, ठीक है। तो ppm इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन 10⁻6, और इसका डायमेंशन क्या लिखोगे बेटा? ppm, ठीक है। एंड आल्सो वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलर गैस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलर मिक्सचर मल्टीप्लाइड बाई 10। मान लो वॉल्यूम है ना, ऐसे गैस है, गैस में कोई कंटामिनेशन है, तो वॉल्यूम ऑफ है कंटामिनेटेड गैस डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 10⁻6, ये होगा ppm, ठीक बेटा। नोट कर लिया इसको? Yes, sir. सर हाँ बेटा बोलो। सर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट सर क्या आना चाहिए 1? हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। देखो यहाँ पे दोनों को ऐड करो, इसको है ना और इसको ऐड करो, इसको है ना, दोनों को ऐड करो। n डिवाइड, देखो डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, n प्लस n दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा? n प्लस n न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में भी n प्लस कैपिटल, तो ये क्या हो जाएगा? 1 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, ठीक है। यस सर। टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होता है किसी भी सॉल्यूशन में, सम ऑफ टोटल मोल फ्रैक्शन विल बी 1। ओके, तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन पर दोबारा आ जाते हैं। बाकी लोग जा सकते हो बेटा ना, क्योंकि ये डाउट था। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। हाँ सर, मुझे ना स्टूडेंट से कुछ बात करनी थी, तो कुछ कोई लीव मत करना जब क्लास ओवर होने के बाद। सिर्फ यमुना विहार के स्टूडेंट से लक्ष्मी नगर वाले जा सकते हैं। एक मिनट मैडम, थोड़ा सा मुझे डाउट है थोड़ा सा, है ना। ओके, इधर देखो बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इट इज एक्सप्रेस्ड एज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इन 1 लीटर सॉल्यूशन। एस जो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन उसको कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करोगे, तो कैपिटल एस इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। और जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ और मोलर में, मोलरिटी में एक रिलेशन होता है, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर बेटा? यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग बेटा। तो मैं इसको लीव कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी डाउट है तो पूछ लेना मैडम। पीपीएम का फॉर्मूला क्या था? मास ऑफ सॉलिड अपॉन में? मैं नीचे लिखा दे, स्क्रॉल कर दे रहा हूँ नीचे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, देख लो।
So weight of solute upon weight of solution. Hmm. Okay, sir. Okay, beta, good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir.